पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है और इस पूरे मामले की ज़िम्मेदारी का हाथ वो भारत के ऊपर बता रहा है। बलोचों की शिकायत है कि भारतीय मीडिया बलोच एक्टिविस्ट को टेररिस्ट कह रही है। कोई किसी को टेररिस्ट बोलता है तो किसी और के लिए वो एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है। हम जो कश्मीर में चल रहा है या पंजाब में जो हुआ था, उन लोगों को हम टेररिस्ट बोलते थे, पाकिस्तान उनको एक्टिविस्ट बोलते थे। टेररिज्म जो है पूरे समाज को या एक वर्ग को आप इतना दहशत के माहौल में डालना है कि पूरा उनका इलाका हो या उनकी जो जिंदगी गुजारने का जो उसका जो है वो सब अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज बात करने वाले हैं जाफर एक्सप्रेस, जो कि बीएलए एक्टिविस्ट द्वारा हाईजैक की गई थी और उसमें 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। और पाकिस्तान सरकार और मीडिया का जो नैरेटिव है उसके हिसाब से उन्होंने यात्रियों को एक ऑपरेशन के बाद छुड़ाया। लेकिन बीएलए का कहना है, और कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जो उस ट्रेन में यात्री थे उनका भी कहना है कि बीएलए ने हमें खुद रिहा किया और कहा कि हमसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये सब तो हुआ और पूरा ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया है, लोग रिहा भी हो गए हैं और बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। अब इससे 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। राना सनाउल्लाह जो शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं, वो कहते हैं कि ये सब जो है इसके पीछे भारत सरकार का हाथ है और भारतीय मीडिया बलोच एक्टिविस्ट को टेररिस्ट कह रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। इस पूरे मामले को बलोच स्ट्रगल और भारत इस पूरे स्ट्रगल में बलोचों के साथ कहाँ पर है, कितना भारत का हाथ है, ये सब समझेंगे हमारे आज के खास मेहमान गिरिधर मामली जी से। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। अमर जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप इस पूरे इंसिडेंट से तो बखूबी वाकिफ़ होंगे और पूरे ही दुनिया में जो बीएलए द्वारा ट्रेन हाईजैक की है, इसने बहुत बड़ी खबर बनाई है, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं। इस सब के बाद पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ है और इस पूरे मामले की ज़िम्मेदारी का हाथ वो भारत के ऊपर बता रहा है, कह रहा है अफ़गानिस्तान के थ्रू भारत ने ये सब किया है, इसमें टीटीपी, अफ़गानिस्तान और भारत सब शामिल हैं। और दूसरी तरफ बलोचों की शिकायत है कि भारतीय मीडिया बलोच एक्टिविस्ट को टेररिस्ट कह रही है। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है, हमें टेररिस्ट क्यों कहा जा रहा है भारतीय मीडिया से? आप सर इन सवालों को किस तरह से देख रहे हैं? दोनों ही तरफ के सवाल हैं। जी, देखिए, कोई किसी को टेररिस्ट बोलता है तो किसी और के लिए वो एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है। ये तो चल रहा है। जैसे हम जो कश्मीर में चल रहा है या पंजाब में जो हुआ था, हुँ, उन लोगों को हम टेररिस्ट बोलते थे, पाकिस्तान उनको एक्टिविस्ट बोलते थे। तो ये तो नैरेटिव और तो चलता है। भारत में भी देखिए आप, कश्मीरी टेररिस्ट्स को बहुत से हमारे ही मीडिया ने उसको मिलिटेंट बोल रहे थे। मिलिटेंट और टेररिस्ट दोनों में बहुत फर्क है। मिलिटेंसी आप कोई सही कॉज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को बचाना हो, किसी को कुछ सुरक्षा देनी हो, या कोई आपके साथ कोई बदसलूकी हुआ है, कोई नाइंसाफी हुआ है, उसके लिए आप कुछ कदम उठाया, वो मिलिटेंसी हो सकती है। मगर टेररिज्म जो है पूरे समाज को या एक वर्ग को आप इतना दहशत के माहौल में डालना है कि पूरा उनका इलाका हो या उनकी जो जिंदगी गुजारने का जो उसका जो है वो सब अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, वो टेररिज्म होती है। तो इसके इसीलिए सेम जो एक्टिविटी है उसको कुछ लोग टेररिज्म बोलते हैं, कुछ लोग एक्टिविज्म बोलते हैं। तो बुरहान वानी को भी हमारे लोग कह रहे थे कि ये एक्टिविस्ट था, है ना। तो एक रिटायर्ड टीचर का बेटा था, लड़का था, नादान था, उनके साथ ये हुआ वो हुआ, इसीलिए ये अभी मिलिटेंट बन गया। मतलब इसको जस्टिफाई करने का कोशिश इधर भी हुआ है, उधर भी हुआ है। अब आते हैं बलूचिस्तान के इस इंसिडेंट के बारे में, जफर एक्सप्रेस के। अब देखिए विडंबना, देखिए, ये जा रही है कोट्टा से पेशावर जा रही है। आप गूगल सर्च मार के देखिए, कोट्टा से पेशावर आप गाड़ी में जाते हैं, कार में जाते हैं, सड़क के रास्ते में आपको 840 किलोमीटर लगता है। 840 किलोमीटर में आपको कोट्टा से पेशावर पहुंच सकते हैं। मगर जाफर एक्सप्रेस कितना दूर जा रही है वो
वो 1642 किलोमीटर जा रही है, मतलब डबल द डिस्टेंस जा रही है। अब देखिए अभी मैप देखेंगे, क्वेट्टा ऑलमोस्ट क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तान की वेस्ट में है, क्लोजर टू द अफगान बॉर्डर। फिर पेशावर उसके नॉर्थ में है, तो यहां से इधर जाना है पेशावर, मगर ये ट्रेन जा रही है नीचे, जा रही है बोलोन, बोलोन में ये अटैक हुआ है। फिर मतलब यहां से वो सिंध जाएगी, सिंध से फिर पंजाब जाएगी, पंजाब से फिर केपीके में आएगी। 1642 किलोमीटर्स, मतलब इन लोगों के लिए क्या किया है पंजाब की सरकार, पाकिस्तानी पंजाब सरकार, इसी से पता चलता है। मतलब इतना लंबा रास्ता क्यों जाना है? क्योंकि पहला वो अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं, फिर उसके बाद इनको वहां लेके जाते हैं। तो ये मतलब इसी से हमें पता चलता है कि उनकी हालत कैसा है। और मिसिंग पर्सन्स के बारे में तो देख ही रहे हैं हम। जब मेहरान बलूच खुद आके इस्लामाबाद में बैठती है, धरना करती है, और वो आपके आइन के खिलाफ नहीं है, अपने हक के लिए लड़ रही है, बस ये पूछ रही है कि जो मिसिंग है उनको तो बताओ भाई, वो मर गया तो कम से कम हम मातम मनाएंगे, उनका जनाजा पढ़ेंगे, कुछ तो करेंगे। जब वो मरे हैं जिंदा है वो भी पता नहीं है, तो उसका जिंदगी कितना बदतर होगी, उन बच्चों का क्या हालत होगा, उन औरतों का क्या सिचुएशन होगी। तो ये सब मतलब उनके बारे में वो बात कर रही है मेहरान बलोच। सेम थिंग विद मंजूर पश्तीन। आपने क्या किया, दोनों को टेररिस्ट करके, इनको अलगाववादी करके उसको नजरअंदाज कर दिया। तो अब भुगतो भाई, यू डील विद टेररिस्ट या डील विद पीपल जिसके पास हथियार है, उनसे डील करो। बलूचिस्तान में भी वही हो रहा है, फिर केपीके में भी वही हो रहा है। आप तो टीटीपी और इनसे बात नहीं करने का आपका एक सोच है, ठीक है ना। इमरान आया था तो उनके साथ बात किया, वो अलग बात है, बट आपका स्टैंड है कि हम टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जो आपके आइन के अंदर अब आपसे बात करना चाह रहे हैं उनको भी आप नजरअंदाज करेंगे तो जाएंगे तो कहां जाएंगे वो? तो इनका रिपरकशन तो आएगा। इसके एक हफ्ता पहले एक घटना हुई है जहां जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, फिर सिंधु रेवोल्यूशनरी आर्मी, ऐसे 5-6 इनके तो जो ऑर्गेनाइजेशन है सब इकट्ठा हो गए। वो एक जॉइंट एफर्ट्स में काम करने का कोशिश, एक डिसीजन लिया है। उसके तुरंत बाद होता है ये अटैक। 6 महीने पहले इसी एरिया में, थोड़ा मतलब बोलोन से थोड़ा नॉर्थ में, इनके जो रेल ब्रिजेस थे उसको उड़ा दिया बीएलए ने। तो ये तो बहुत दिन से चली आ रही है, ठीक है ना। तो वहां उनके पकड़ नहीं है, ये खुद मौलाना फजलुर रहमान उनके असेंबली में, नेशनल असेंबली में बोल चुका है। आप भी कवर चुकी है इसमें, आपने भी कवर किया है। तो ये सिचुएशन है, तो उनके कंट्रोल में नहीं है ये, ठीक है ना। अब जब हमारी नाकामी को छुपाना है तो क्या करेंगे? भारत की साजिश, राह की साजिश, ये तो दिखाना है। और इनका तो कोई प्रूफ देना नहीं है, बस बोल दिया लोग तो मान लेंगे ना। मैंने एक्चुअली जब मैं गल्फ में काम किया था, वहां के जो पश्तून पठान टैक्सी ड्राइवर्स थे, वो सचमुच ये मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने खुद अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला करके मुसलमानों को दोषी ठहराने के लिए किया है। ये मानते हैं वो लोग। मतलब पाकिस्तान इज अ कंट्री जो इन फेक नैरेटिव्स पे विश्वास करती है। तो आप जो भी बोलो, सरकार जो भी बोलती है वो लोग मान लेते हैं, क्योंकि सच तो छुपा किसी को मालूम नहीं है। अब बीएलए की फाइनल वर्डिक्ट जब तक नहीं आएगी तब तक हम बोल नहीं सकते हैं। कुछ ट्वीट्स हमने देखा है जहां वो कह रहे हैं कि 24 आवर्स टाइम दिया गया पाक फौज के लिए, पाक सरकार के लिए, वो इस डेडलाइन को रेस्पेक्ट नहीं किया, फिर आर्मी एक्शन शुरू कर दिया, इसीलिए 100 के 100 को मार दिया, 100 के ऊपर जितने भी उनके पास ये लोग थे। तो काउंटर नैरेटिव पाकिस्तान सरकार खड़ा करने का क्या कोशिश किया है, ये सिविलियंस को शील्ड बना के उनको सामने रख के ये पीछे से मार रहे थे, ऐसा एक नैरेटिव शुरू किया। भाई आप सिविलियंस को कब कोई रेस्पेक्ट दिया आपने? फौज ये कहती है कि ब्लडी सिविलियंस। आपने तो पॉलिटिशियंस को आप बख्शा नहीं है, पॉलिटिशियंस को आप कोई इज्जत नहीं दिया है, चाहे वो आपके खुद के पंजाब के ही पॉलिटिशियंस हो। किसको आपने रेस्पेक्ट दिया है? अभी ये बलूची तो कौन है, वो तो एक जाहिल कौम है ना आपके लिए। तो ये लोग जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। वहां की जो आपकी जो क्या कहते हैं उसको, मिनरल्स हैं, उसको लूटना है। और अभी सुई गैस देख लीजिए, सुई गैस जो बलूचिस्तान से निकलता है
80% आपको इस्लामाबाद लाहौर जाता है, बचा कुचा थोड़ा बहुत कराची जाता है। क्वेटा में या वहाँ की बलूचिस्तान में कोई भी शहर में कलात हो, कोई और लजबेला हो, मकरान हो, ग्वादर हो, कहीं नहीं, कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलता है। गैस तो उनका है, आप उसको उड़ा रहे हो, तो यही चाहिए उनको। तो इसके चलते हुए वो नैरेटिव पूरा जो है वो अलग नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश कर रहा है। बलूची लिबरेशन आर्मी ने इस बार क्या किया है, फुटेज रिलीज करना शुरू किया है। पहला उसको ट्रेन को कैसे वो अटैक किया, उसको डीरेल कैसे किया, फिर इमीडिएटली वहां के औरत, बच्चे और फैमिली के साथ जितने भी हैं उनको वापस भेज दिया। उनको 4-5 घंटा पैदल चलना पड़ा, वो अलग बात है, मगर वो सेफ सुरक्षित चले गए, ठीक है ना। तो शील्ड रखने के लिए उनके पास कोई सिविलियंस ही नहीं थे, वो बचा के रखे थे। सिर्फ पंजाबी आर्मी के जो पर्सोनल, उनके पूरा लिस्ट भी आया, कोई 200 लोगों का लिस्ट भी आया है, कौन से रेजिमेंट से आ रहे हैं, कौन से बटालियन से हैं, ये सब डिटेल्स है, 200 के ऊपर है वो लोग। उनको ही बंदी बना के, और वो भी उनको जब पहाड़ों से लेके जा रहे थे उसका फुटेज भी रिलीज किया है। मतलब हर स्टेप में बलूचियों ने ये पूरा फुटेज रिलीज किया है, मगर उसको सेंसर करने का कोशिश हो रहा है पाकिस्तान में। ये सब इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में सेंसर्ड है, ऐसे तो लीक होके हमारे साथ, हमारे पास तो आ रही है, मगर हमारी एस्टैब्लिश्ड जो मीडिया है ये सेम ओल्ड नैरेटिव पे चलती है। इनको वहां क्या ग्राउंड लेवल पे क्या रिपोर्टिंग हो रही है कुछ पता नहीं है। तो जब मान लीजिए कि कोई रॉयटर्स हो या कोई इंटरनेशनल फीड आती है, उसी को लेके यहाँ छोटे छोटे जो जूनियर जो जर्नलिज्म पढ़ के अभी अभी आते हैं ना, उन लोगों को दे देते हैं, वो एक स्टोरी बना के उसमें डाल देते हैं, बस इधर उधर सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करते हैं, बस वही चलाता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। अब देखिए अमेरिकन मीडिया फॉर इंस्टेंस, ऑफ कोर्स ये तो बलूचिस्तान, इसका तो आएगा कल परसों आएगा इसका पूरा डिटेल्स, मगर नेपाल में देखिए, जब किंग ज्ञानेंद्रा एयरपोर्ट में उतरा था, तो जब इनका भव्य स्वागत हुआ, 5 लाख से ज्यादा लोग उनके स्वागत में आए थे, पूरे काठमांडू भरा हुआ था उनके स्वागत में। तो वेस्ट में क्या नैरेटिव चला रहा था कि एक अथॉरिटेरियन किंग, डिपोस्ट अथॉरिटेरियन किंग, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। वो अथॉरिटेरियन कब था? अथॉरिटेरियन होने के नाते वो क्या, किंग तो था, मगर अथॉरिटेरियन कहा, तब भी प्राइम मिनिस्टर था, कैबिनेट थी, वही लोग डिसीजन ले रहे थे, और वे खुद उसको सरेंडर किया, अपना राजगद्दी सरेंडर करके डेमोक्रेसी लाने वाला वही राजा था ना। मगर नैरेटिव कैसे चलाते हैं लोग? सो सेम स्टोरी इधर भी होता है। आर्म्ड इंकर्शन, पाकिस्तान का स्टेटमेंट था जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, आर्म्ड इंकर्शन, ना मिलिटेंट बोला उनको, ना उसको टेररिस्ट बोला, ना सेपरेटिस्ट बोला, कुछ नहीं बोला, आर्म्ड इंकर्शन। तो ये दिस इज अ नैरेटिव वॉर व्हिच इज रन बाय देम। हमारी तो जर्नलिस्ट भी, आपकी बात बीच में रुक रही है, बट बलोचों को लेकर हमारा क्यों कोई नैरेटिव नहीं है? चलिए हम ये मजबूरी मान सकते हैं कि भारत ने ऑफिशियली बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा माना हुआ है, लेकिन मीडिया, इंडिपेंडेंट थॉट लीडर्स, ओपिनियन मेकर्स, उनको तो एक सही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए कि एटलीस्ट आप उनको टेररिस्ट तो ना बोले, अगर आप खुलकर भी उनके साथ नहीं आ रहे हैं या आप उनको खुलकर मदद नहीं करें, जिसका इल्जाम भी आप पे आ रहा है, लेकिन आप कोई नैरेटिव बिल्डिंग इसमें नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट अगर हम देखें तो सर, काउंटर नैरेटिव या नैरेटिव बिल्डिंग में ओवरऑल पूरा इंडिया ही बहुत पीछे नजर आता है। सरकार की बात करें, काउंटर नैरेटिव फॉरेन पॉलिसी में हो, पाकिस्तान का कोई नैरेटिव हो, हम सर इतना पीछे क्यों है नैरेटिव बिल्डिंग और काउंटर नैरेटिव दोनों में? देखिए जब भारत बनी है, ये जो अभी सरकार है या आपकी संविधान है, ये ब्रिटिश की देन है, ठीक है ना। अंबेडकर वादी मुझ पे टूटना पड़े, देखिए अंबेडकर जी खुद 1954 में पार्लियामेंट में खड़ा होके बोला है कि मुझे मौका मिलेगा तो इस संविधान को जलाने वाला मैं पहला आदमी होऊंगा। तो अंबेडकर जी खुद बोला था, और यह तक बोला था, आई वॉज जस्ट अ हैक, पूरा कांग्रेस के कंट्रोल में था, मैं बस मुखौटा था, मगर वो लोग चलाए पीछे से, मेरी कुछ नहीं चला इधर। फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 370 को वो अपोज किया था, फिर भी आर्टिकल 370 घुस गया उसमें। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा हूं, बट जिस तरीके से हमारी देश, हमारी जो सो कॉल्ड लीगल फ्रेमवर्क बनी है, ये ब्रिटिश की गुलामियत की निशानी है। तो भारत की इसमें हमारी सभ्यता और हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज ना के बराबर है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संविधान होगा हकों के बारे में बात करती है, आपकी ड्यूटीज के बारे में बात करती है,
यहाँ सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी उसकी बात करती है, तो वो तो दुनिया में इट विल बी कॉमन, सबका नॉर्मल होगा, वो अलग बात है। बट एक सिविलाइजेशन स्टेट कैसे बिहेव करना, वैसा हम बिहेव नहीं कर रहे हैं। उसकी 2-3 एक्सट्रीम उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए कि कराची में कोई हिंदू मरता है, तो उनके बेटे, उनके वंशज उनके अस्थियों को वहां पकड़ के रखे हैं, वो प्रयागराज में आके उनका निमज्जन करना है, उनको वीजा नहीं मिलती है, क्योंकि भारत सरकार ये सोचती है कि ये पाकिस्तानी, तो उनको उससे और कुछ लेना देना नहीं है। तो एक ज्योग्राफिक लीगल टेरिटरी के नाते हम सोचते हैं, हम नैरेटिव, और जैसे आपने पूछा नैरेटिव्स और इसको साइकोलॉजिकली कैसे काउंटर करना है, ये सोचते ही नहीं है। वहां कश्मीर में कोई कुछ टेररिज्म हुआ तो और एक 10,000 और फौज भेजो, उधर सीआरपीएफ भेजो या राष्ट्रीय राइफल भेजो, नंबर गेम और ग्राउंड पकड़ के रखने का, यही हमारी सोच है। जब कैप्टन गोगोई ने उस बंदे को जीप के ऊपर टांग के उसको बांध के उसको लेके गया, चुप हो गया ना सब। तो यहाँ नैरेटिव वॉर चलाना हो तो अलग बात थी। ये 10 साल 15 साल की मिलिटेंसी नहीं चलती थी, वी कुड हैव प्लेड दैट। फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण देता हूँ, सब सो कॉल्ड लिबरल जर्नलिस्ट, लिबरल नहीं है मगर अपने आप को लिबरल बोलने वाले लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट क्या कहते हैं कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता है ना, देयर इज नो रिलीजन, टेररिज्म हैज नो रिलीजन। तो आप इस्लामिक टेररिज्म मत बोलिए इसको, ठीक है भाई, मैं भी मानता हूं, जो भी वहां से घुस के इधर आके वो सुसाइड करता है, अटैक करता है, वो बदतर हूरों के लिए कर रहा है, ही इज वेरी क्लियर, उनका मोटिवेशन क्या है हम जानते हैं। Absolutely. तो अब इसको क्या करना है, हम इसको जनाजा पढ़ के इसको इतना बड़ा इज्जत दे के उसको दफनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मजहब नहीं है, इज अ टेररिस्ट। तो आप एलओसी के सामने जहां वो लोग देख रहे हैं उसके सामने इसको, इसके शरीर को लगा के इसको जला दो। अब इस्लाम इन टेररिस्ट तंजीम में ये एक सोच है कि आपके शरीर जलाएंगे तो आपको बदतर होरे नहीं मिलेंगे, तो एक नैरेटिव वॉर होगा। ये नैरेटिव वॉर मैं जो एडिशनली मैं कोई आसमान से टपक पड़े हुए कोई सोच नहीं है, ये ऑलरेडी पेशमर्गा आर्मी ने आइसिस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। पेशमर्गा और वहां के जो यजीडी बच्चियां जो उठा के लेके गए थे, वो जब वापस आए थे, यही सोच वहां वो लोग अपनाए। तो इनके पास AK-47 ये बंदूक के अलावा इनके पास ऐसे गन्स थे कि वो एक केमिकल उसके ऊपर लगता था, आइसिस टेररिस्ट के ऊपर, और वो पूरा बदन जल जाता था उसका। औरत के हाथ मरना, फिर उनके बदन जल जाना, उनके बदतर हो रहे नहीं मिलेंगे। जिस मकसद से वो निकल पड़े हैं वो मकसद कामयाब नहीं होगा, तो फिर दोबारा क्यों आएंगे वो, वहां से इधर आना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक नैरेटिव वॉर का, नैरेटिव वॉर से ही उसको तोड़ना पड़ेगा आपको, बंदूक से वो नहीं मरेंगे। अब 100 को मारेंगे तो 1000 और आएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार, हमारी सोच, ये नैरेटिव वॉर में हम फेल हो रहे हैं। इसका आपके मिनिस्ट्री भी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब इतने डिफेंसिव हो, पूरे सरहद में आपने बॉर्डर बना के रखा है, फेंसिंग लगा रखा है आपकी साइड में, 100 मीटर आपकी तरफ आपने लगा रखा है, उस तरफ तो कुछ है ही नहीं है। तो एक पाकिस्तानी फौज या रेंजर कोई दिखता नहीं है आपको, वहाँ ठुमका लगाने वाला जो वाघा बॉर्डर में है उसको छोड़ के कहीं और दिखता नहीं है आपको, ना इधर PLA दिखता है आपको। मगर आपकी पड़ी है, आपने बच्चे दिन रात 24 घंटे 365 डेज बंदूक लेकर रात सुबह पूरे गश्ती हम लगा रहे हैं ना। वी आर सो डिफेंसिव इन आवर अप्रोच। ये नैरेटिव वॉर को जीतना हो तो यू शुड बिकम सिविलाइजेशन कंट्री। जब सिविलाइजेशन कंट्री बनोगे तो बलूचियों का पीड़ा आपको लगती है, यू विल अंडरस्टैंड द पेन दैट बलूचिस्तान इज गोइंग। मैं इन एक्टिविस्ट को बोलते रहता हूँ, मैं बहुत से इन पाकिस्तानी एक्टिविस्ट के साथ मेरा राब्ता चलता है, उनके बातचीत होता है, सिंधी एक्टिविस्ट और बलूची एक्टिविस्ट और POJ के एक्टिविस्ट, सब मैं उनसे बात करते रहता हूँ। वो लोग जब वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बारे में बोलते हैं कि हमारी बच्चियों को उठा के लेके जा रही, इंक्लूडिंग हिंदू बच्चियों को भी उठा के लेके जाने वाले मुद्दे हो, या औरतों को उठा के लेके जानी, या जो मिसिंग पर्सन्स की इश्यूज हो, ये जब ये बताएंगे, मैं उनको बोल रहा था कि सरकार तो रेस्पॉन्ड नहीं करेगी भारत में कुछ भी हो, दूसरा या भारत की समाज भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। क्यों, ये एक बार पाकिस्तान बन गया तो बन गया, कीचड़ चला गया, वो मरे जिए हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यही यहाँ की समाज का भी सोच है, सोसाइटी का भी। आप इनको फिर दोबारा जगाना हो
तो आपकी और हमारी जो कॉमन सिविलाइजेशन रूट्स है उसको जगाओ। जब वो जाग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ की समाज रिस्पॉन्ड करेगी। इसीलिए मैं वहां की जितने भी हमारी सिविलाइजेशनल कनेक्शंस हैं उसको दोबारा उजागर करने का मैं कोशिश करता हूँ। मैं तो एक अकेला आदमी हूँ, ऐसे कुछ लोग हैं, तिलक देवेश्वर जी बहुत इसमें काम करते हैं बलूचियों के बारे में, एटलीस्ट एट इंटेलेक्चुअल लेवल, एट हिस्टोरिकल लेवल वो काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। मैं थोड़ा सिविलाइजेशन एंगल पे मैं उस पर सोचता हूँ। मैडम नाइला कादरी बलूच जो प्रेसिडेंट ऑफ बलूच गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उनसे जब मेरा डिस्कशन होता है मैं एक्चुअली उनको बताया, वो उनका सोच है कि जो वहाँ की जो मेहरागढ़ सॉरी मेहरागढ़ जो है वहाँ की जो खुदाई हुई है वो 7500 to 8000 BCE की कुछ मिले हैं उधर। तो वो कहती है कि हम इंडस सिविलाइजेशन के ग्रैंड मदर हैं, तो हमसे ही ये शुरू हुआ है। सही है, मतलब उनकी सोच ऐसे ही है क्योंकि उनके पास जो एविडेंस है उसके बेसिस पे बोल रही है। मैंने बोला है कि वहां 7500 ईयर्स पहले वहां कोई सभ्यता आना हो तो आसमान से तो टूट नहीं पड़ेगी ना। इट इज अ कॉमन डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। यहाँ इस तरफ आपको मिला नहीं है इसका मतलब नहीं है वो अलग है। तो आप इस भारत को और ये पंजाबी एरिया को और आपकी बलूची एरिया को अलग अलग से आप देख नहीं सकते। जब पहला अटैक हुआ मोहम्मद बिन कासिम का भारत के ऊपर, वो कौन सी एरिया में हुआ था? वो बलूचिस्तान एरिया में हुआ था। जो दबोल है वो बलूचिस्तान में है, तो ये भारत का अभिन्न हिस्सा था, अखंड भारत का। तो मैं उनको पूरा इतिहास में जाने उसको समझाने का कोशिश मैंने किया है। कराची में जो पीएनएस पाकिस्तान नेवल सर्विसेज उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो एक आइलैंड है कराची के बिल्कुल बाहर, एक छोटा सा आइलैंड है, उसमें उसका हेडक्वार्टर्स है। वहां आप अभी भी गूगल सर्च करके देखेंगे वरुण देव मंदिर दिखेगा आपको, उसका नाम ही मनोहरा आइलैंड है, मनोहरा आइलैंड। भगवान कृष्ण एक साल इनके पूरे यादव वहां जाते थे पिकनिक करने के लिए, एक साल प्रभास पटन आते थे द्वारका से। तो ये सब हम मतलब हमारी कनेक्शंस है ना, उसको उजागर करो आप। वहां आपकी शक्तिपीठ है, हिंगलाज माता शक्तिपीठ है, कलात में और क्वेट्टा में काली माता का मंदिर है, और ग्वादर के समुद्र के अंदर छोटी सी एक आइलैंड है, उधर भी हिंदू मंदिर का अवशेष मिले हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक ये कनेक्शन पीपल टू पीपल, सोसाइटी, सिविलाइजेशनली वो नहीं होगा, इधर भारत के साइड में भी आपका हमारी कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। आप देखिए, सरकार तो ये इंडियन मैप, भारत की मैप जो है उसको ही दर्शाना है उनको, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। मगर सिविल सोसाइटी आप कुछ भी करो, आपको कौन रोकने वाला? क्या आप अखंड भारत दिखाएंगे तो क्या आपको कोई जेल भेज देंगे? ऐसे नहीं होगी ना। मगर हम क्यों नहीं दिखाते? बांग्लादेश पाकिस्तान को भी नहीं दिखाते, मगर कुछ लोग जो अखंड भारत दिखाते हैं वो भी जो ब्रिटिश की मैप से उसी को ऐड करते हैं। आज की अफगानिस्तान, आज की पाकिस्तान, आज की बर्मा, आज की बांग्लादेश को ऐड करते हैं। बहुत से मैप्स में आपको इवन नेपाल भी नहीं दिखेगा, तिब्बत नहीं दिखेगा, और उत्तर कुरु किर्गिस्तान ये सब वो है, वो सब नहीं दिखेगा। एक्चुअली देखिए, आप हिंदू जब पूजा करता है, पूजा में संकल्प होता है कि मैं फलान जगह पे हूँ, फलान दिन में हूँ, इसका दिन का क्या है वो सब करके मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो उसमें पहला हम बोलते हैं मेरोह दक्षिण दिग्भागे, मेरु पर्वत के दक्षिण में है हम, ये बोलते हैं। वो मेरु पर्वत किधर है? आज ताजिकिस्तान में है, पामीर माउंटेन्स है। आप उसको अखंड भारत में क्यों नहीं दिखाते हो? कैलाश को आप तिब्बत में छोड़ देते हो। क्या भगवान शिव जी ने, वो चाइनीज था क्या? चाइना में पैदा हुआ थोड़ी। तो प्रॉब्लम ये इस देश में वी आर डिस्कनेक्टेड। हमारी हिस्ट्री वाघा बॉर्डर से शुरू होती है, उसके आगे क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे गड़बड़ है हमारे लिए। जब हम दोबारा इन इलाकों से हम जुड़ जाते हैं तो हमारी अप्रोच अलग होती है। इसीलिए मैं उनके जो मैडम नाइला कादरी जी बलूच आई थी पिछले साल, दिल्ली आई थी, अनफॉर्चुनेटली इनसे कोई नहीं मिले थे, सरकार की तरफ से या पार्लियामेंट पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियली बाहर नहीं मिले थे। अंदर सीक्रेट मीटिंग हुआ अलग बात है, बट ऑफिशियली इनसे कोई नहीं मिले थे। तो क्योंकि भारत ऑफिशियली इसको पार्ट ऑफ पाकिस्तान समझती है, तो ऑफिशियली हम अलगाववादियों को हम शरण दे रहे हैं, ऐसा दिखना नहीं चाहिए। ब्रह्मदा मुक्ति जब अजाइलम के लिए मांग करते हैं तो फिर आज तक उसको दिया ही नहीं हमने, तो ये प्रॉब्लम है।
ठीक है, बलूचियों के तो वो आपने मान लिया कि वो पाकिस्तान के हिस्सा है, ठीक है ना। जो पीओजे के है वो तो आप कह रहे हो, गला फाड़ के बोल रहे हो कि ये सब हमारी है, मतलब सदियों से बोल रहा है, पीवी नरसिम्हा राव जी के कालखंड से बोल रहे हो, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है, बहुत साल से हम यही कह रहे हैं ना। मगर जी वो वहां एलओसी पार करके कोई भी बंदा आता है, उसको पकड़ के फिर रेंजर्स को हम हवाले क्यों कर रहे हो? वो आपकी मुताबिक वो तो भारत की नागरिक होगा ना, जो भी उस तरफ है वो भी हमारे नागरिक है ना। जो जब वो इधर आना चाहता है, गलती से भी आ गया, उसको दोबारा उसको हैंड ओवर क्यों कर रहे हो? और हमारी पासपोर्ट की एक क्या कहते हैं उसका पॉलिसी भी है, जो भी पीओजे के में पैदा हुआ है उनको वीजा नहीं मिलेगा इधर, चाहे वो ब्रिटिश सिटीजन भी बन गया हो, उनको वीजा नहीं मिलेगा। तो हमारी सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। वी आर वेरी क्लोज, हमारी एक दीवार बना के हमने बैठा है, जी इसके आगे क्या होता है हमें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जी बलूचियों के बारे में हमारी कॉमन सिविल सोसाइटी का रिस्पॉन्स इतना कुछ मतलब ना के बराबर है, और इनको इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। एब्सोल्युटली सर, मैं यही दैट बोलने इज वाली थी कि 90% लोगों को तो उनकी स्ट्रगल के बारे में पता नहीं है कि आखिर है क्या। वो एक नॉर्मल एक नॉर्मल 99.5 पर 99.9% किसी को मालूम नहीं। बिल्कुल नहीं पता है कि उनकी स्ट्रगल क्या है, और मुझे लगता है कि हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को पता चले, और ख़ास तौर से हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो एटलीस्ट इतना थोड़ा-सा होमवर्क कर सकता है कि उनकी स्ट्रगल क्या है और आप उनको सही तरह से एड्रेस करें, और हम उनको एटलीस्ट टेररिस्ट ना बोलें। लेकिन सर, आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान की बात की। पिछले कई सालों से हम ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और इनफैक्ट पिछले कई महीनों से गिलगित-बाल्टिस्तान में वहाँ पर स्ट्रगल चल रही है। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान सरकार का जो रवैया है वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन सर, इंडियन सरकार और मीडिया को लेकर भी वहाँ के लोगों की यही शिकायत है कि हमारी स्ट्रगल को वो लोग आइडेंटिफ़ाई, एड्रेस नहीं करते। हमारे साथ जो ज़ुल्म हो रहा है उस पे ना तो यूनाइटेड नेशंस में भारत कोई बात करता है, ना हमारे बारे में कुछ भी। एक पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाने में भी पाकिस्तान सॉरी भारत वहाँ के लोगों के साथ पीछे नज़र आता है, इनफैक्ट फेल नज़र आता है। ये वहाँ के लोगों की शिकायत है। सर, जो जो हिस्सा ऑफ़िशियली हमारा है, कानूनी तौर पे हमारा है, वहाँ पे भी हम इतना पीछे क्यों नज़र आते हैं? वैसे कहने के लिए तो बहुत बड़ी बातें होती हैं कि खून बहा देंगे, जान दे देंगे, गोली भी नहीं चलाएँगे, लेकिन हमें मिल जाएगा। तो वो कैसे होगा सर? यही विडंबना है। अब देखिए, कॉन्ट्रास्ट देखिए, जब प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तुरंत 1 घंटे के अंदर-अंदर आपको चाइनीज़ बीजिंग में हमारी एम्बेसडर को बुला के वो एक लेटर और एक हमारी प्रोटेस्ट लेटर दे देते हो कि ये दिस इज डिस्प्यूटेड एरिया, वी एडवाइज यू नॉट टू चेंज द स्टेटस को इन साउथ तिब्बत। उसका नाम अरुणाचल नहीं बोलेंगे, वो साउथ तिब्बत। तो आप यहाँ से हट जाओ और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करो, और यहाँ आप दखल मत करो। प्राइम मिनिस्टर जाता है तो, प्रेसिडेंट जाएंगे तो भी ये इमीडिएटली आपको डिमार्शे देंगे वो, है ना। अब देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में देखिए, इमरान खान जाता है, इमरान खान जाके वहां भाषण देता है, मेरी गिलगिट पाकिस्तानी भाइयों, ठीक है ना, ये एड्रेस करता है। अब देखिए, पाकिस्तान की आईन में, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं है, पीओजे के नहीं एब्सोल्युटली। है। उनके असेंबली में वो अटॉर्नी, लोग हाँ जी, गिलगित-बाल्टिस्तान कश्मीर नहीं है। नहीं है। और उनके अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी ऑफिशियली बोल चुका है कि ये हमारी बिल्कुल, लीगल ऑफिशियल टेरिटरी नहीं है। एब्सोल्युटली। चाइना उनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि इनको फिफ्थ सूबा बनाओ, आज तक नहीं कर पाए वो, है ना। वो कह रहा है कि पाकिस्तानी गिलगिट पाकिस्तानी भाइयों, तो आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? वो पाकिस्तानी नहीं है, वो भारतीय है करके आप ऑफिशियली आप क्यों डिमार्शन नहीं दिया उनको? और बाबा जान को अरेस्ट करते हैं। वो सेपरेटिज्म नहीं बोल रहा है, वो भारत के साथ विलीन होना है वो नहीं बोल रहा है। वहां बिच्छू काटेगा तो कुत्ता काटेगा, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है उधर। वहां बिजली नहीं है, दिन में 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं मिलता है उधर। कोई अस्पताल नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर। गेहूं उनके लिए जो गंदम है वो भी नहीं मिल रहा है उसको। इतने बदतर हालात में है। वहाँ की जो डैम्स हैं, मंगला डैम है, जो भी रन ऑफ द मिल डैम्स हैं, उनसे जो भी बिजली पैदा होती है 100% पंजाबी लेके जा रहे हैं, इनको कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। उनके हक के लिए वो जब लड़ रहे थे, उनको जाके आपने अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया। भारत का रिस्पॉन्स क्या था? कुछ नहीं। तो ये प्रॉब्लम है।
तो कुछ लोग का ये मानना है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये फिर दोबारा उसको वापस लेना नहीं चाहता है, क्योंकि इतने जाहिलत हो गया उधर, इतना रेडिकलाइज हो गया उन एरियाज। अभी वापस लेंगे तो हमारी जो देश की जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं उसका कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए उसको अब मत लो, ये रिटॉरिक ही रहने दो। तो करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट कर नहीं रहे हैं। छोटी छोटी चीज तो हम शुरू कर सकते हैं, जैसे बाल्टी भाषा जो है, ठीक है ना, बाल्टी भाषा की 5 गांव हमारी कंट्रोल में है। 1971 के बाद हमारी पास आ गया, ठीक है ना। टुरटुक, सोलुंके, ऐसे 5 गांव जो है, एक्चुअली 7 थे, उसमें 5 आ गया, 2 उनके पास रह गया। वो युद्ध करते करते एक दिन हम रात को रुक गए थे, वो लोग फिर आके वहां हमें रोक दिया। 1971 में ये 5 गांव हम वापस लिया, वहां बाल्टी बोली जाती है। अब 99 की जब कारगिल युद्ध हुआ, ये लोग जो पहाड़ों के ऊपर बैठे थे वो किस भाषा में बोल रहे थे हमें कुछ पता नहीं चला। हमें तो सिंधी मालूम है, पश्तो मालूम है, पंजाबी तो मालूम ही है, बलूची मालूम है, सराइकी, डोगरी, ये सब हम जानते हैं, पाकिस्तान में जितने भी भाषाएं बोले जाते हैं। तो मगर ये भाषा हमें समझ में नहीं आया कौन सी भाषा में ये लोग बात कर रहे हैं। 2 दिन लगा हमें इसको डाइसफर करने में। पता चला कि वो बाल्टी में बात कर रहे हैं। नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री, इन लोगों को, लोकल बच्चों को रिक्रूट किया, वहां डाल दिया भारत के फौज और हमारी बुलेट्स को फेस करने के लिए। बाकी पंजाबी लोग पीछे बैठ गए थे। तो हमारी भाषा, बाल्टी भाषा, जो गिलगिट बाल्टिस्तान आपकी हमारी समझते हो, उसके बारे में आपका क्या जानकारी? श्रीनगर यूनिवर्सिटी में रिसेंटली हाल ही में एक ये आर्टिकल 370 हटने से पहले तक शीना भाषा का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। शीना गुरेज में बोली जाती है, मगर आपका कोई नहीं है, उनको कोई देते नहीं है कुछ, ना अवार्ड मिलता है, साहित्य अवार्ड या पद्मश्री, कुछ नहीं मिलता है उनको। और गुरेज ऐसी जगह है जहां वो लोग भारत चाहते हैं, नॉट लाइक योर रेगुलर कश्मीरी सुन्नी जो मेन स्ट्रीम उनके जैसे नहीं है, वो भी सुन्नी है, बट दे आर वेरी पैट्रियोटिक। वहां से कोई भी गुजर के जाता है, इमीडिएटली वो आर्मी को सतर्क करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। मगर उनको मेन स्ट्रीम से ये अब्दुल्ला और मुफ्तीज उसको तो नजरअंदाज कर दिया, मगर अब तो हम उनको अपनाना चाहिए ना। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी सरकार, पॉलिटिशियंस होंगे, आज तो मोदी जी है, कल कोई और आएंगे, सरकार किसी का भी हो, सिस्टम हमारी चलती है। जो कश्मीर फाइल्स का स्टेटमेंट है जोशी जी, वो सही है, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नट्स एंड बोल्ट्स चलाती है, वहां हम मार खाते हैं। उनको ये नहीं चाहिए, गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजे की नहीं चाहिए। अब देखिए, अभिनंदन वर्धमान जब पकड़ा गया, वो ड्रिफ्ट होके पीओजे में गिर गया था, पूंछ के उस तरफ, एलओसी के उस तरफ गिर गया था। तो वहां के लोकल लोग इनको पकड़ के मार रहे थे। लकीली पुलिस आ गया, इसको अरेस्ट किया और लेके गया। वो F-16 की जो पायलट, ये जो F-16 को मार दिया था, F-16 का पायलट जब नीचे गिर गया था, यहीं के पीओजे के लोग ये समझ बैठे थे कि ये हिंदुस्तानी है, तो उसको मार के, मतलब पत्थर मार के उसको मार दिया। दे किल्ड हिम, लिंच्ड हिम। मतलब भारत के खिलाफ इतना घृणा है उधर, हिंदुओं के खिलाफ, ये पूरा उसको रेडिकलाइज करके छोड़ा है। इसीलिए हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है ये नहीं चाहती है कि फिर दोबारा इसको ले, उससे हमारी कोई और प्रॉब्लम हो। ऑलरेडी हम रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इनसे बहुत निपटना पड़ रहा है हमें। तो ये सोच है इनकी सरकार की। बट जैसे मैंने कहा, भारत सरकार कर सकती है, शीना में, फिर बाल्टी में ऑल इंडिया रेडियो लगाओ भाई, उनको स्टार्ट गिविंग देम अवार्ड्स, चाहे वो उस तरफ हो, उनको भी अवार्ड डिक्लेयर करो। जैसे ईरान की जो एक्टिविस्ट थी, उनको नोबेल प्राइज मिला ना, जेल के अंदर होने के बावजूद, ऐसा आप भी शुरू करो। और वहां की जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो आपकी जम्मू कश्मीर असेंबली में अभी भर्ती नहीं कर पा रहे हो, या पार्लियामेंट में भी आप उनको इलेक्शंस नहीं कर पा रहे हो, उसको नॉमिनेट करने का आप एक रेजोल्यूशन ले आओ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ, उनको रखो इधर, ठीक है ना। तो फिर वहां कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना। वहां गिलगिट, हुंजान, नगार और फिर बाल्टिस्तान, तो इन इलाकों में जो नगार है और हुंजा है, वहां द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 105 ईयर्स एवरेज। औरत ज्यादा जीते हैं, 115 120 साल तक जीते हैं वो लोग, मर्द 110 साल तक जीते हैं, एवरेज 105 ईयर्स। तो उनके बारे में हम क्या जानते हैं? जिन इलाके
हम मानते हैं उनके बारे में देश क्या जानती है, और जो हमारी थी और लीगली आपकी गवर्नमेंट ये बोलती है कि वो अभी पाकिस्तान का है, वो भी कब आई मीन इतिहास में हमारे रह चुकी है ना। कल्चरली, लीगली हमारे यहाँ बहुत से प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, वो अलग बात है। वी आर नॉट लीगली वन टेरिटरी फॉर मेनी पार्ट्स ऑफ द आवर हिस्ट्री, ठीक है, बट कल्चरली सिविलाइजेशनली हम जुड़े हुए थे ना, उसके बारे में आप जानकारी तो करना है, जानकारी तो होना है हमें। तो ये प्रॉब्लम है। जब तक भारत में ये अवधारणा नहीं आएगी वी कंटिन्यू टू बी ओनली अ ज्योग्राफिक कंट्री, तो उससे नहीं चलेगा। हम उभर के हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना है, और ये सब हम इकट्ठा देखना पड़ेगा। वी हैव टू सी द ग्लोरी ऑफ आवर सिविलाइजेशन। भारत एक सिविलाइजेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक लीगल एंटिटी नहीं है। तो उस दृष्टि से आप देखना शुरू करेंगे, बहुत कुछ इसमें सुधार आएंगे, और इनके बारे में सोचना शुरू करेंगे। जब यहाँ की सिविल सोसाइटी इसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा, सरकारों के भी कुछ ना कुछ कदम उठाने की परिस्थिति आएंगे। बिल्कुल सर, आपने बहुत अहम बात की है अंत में, क्योंकि हम सिर्फ बॉर्डर लाइंस पे ही सोचते हैं कि हम जो लीगल टेरिटरी घोषित हो गई है वही उतना है, उसके अलावा हम सोच नहीं सकते। जो हमने कल्चरली एक राष्ट्र होने के नाते जो इतने सालों हम एक साथ रहे, हजारों सालों, उसके नाते हमें सोचने की ज़रूरत है। जब चाहे ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो, गिलगित बल्टिस्तान की बात हो, या फिर बलोचों की बात हो, एटलीस्ट हमें एक पॉजिटिव और सही नैरेटिव लेकर आगे आने की ज़रूरत है। और भारत वैसे भी, अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, तो इंडो पैसिफिक रीजन का लीडर भारत है। उस नाते से भी भारत की बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इन स्ट्रगल्स को आइडेंटिफ़ाई करें और उस पर प्रोएक्टिवली काम करें, और इंटरनेशनल लेवल पर भी यूनाइटेड नेशंस और इस तरह के फोरम्स पे उनकी स्ट्रगल को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। नमस्ते।